हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज के वीडियो में हम सॉल्व करेंगे सीपीटी 2024 के क्वेश्चन का पार्ट 3। तो आज के वीडियो में क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर क्वेश्चन नंबर 60 तक सॉल्व किया जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 में पूछा गया है कि जो बेराइल है, बेराइल का केमिकल फार्मूला क्या होगा। तो बेराइल का केमिकल फार्मूला है Be3L2SiO3 होल 6। आंसर होगा डी। उसके बाद जिग्लन-नाटा सिस्टम में होमोजीनियस होगा या फिर हेट्रोजीनियस होगा, और उसमें जो एक्टिव मेटल है वो किसके फाइब्रस फॉर्म में होगी। तो जिग्लन-नाटा सिस्टम जो है वो हेट्रोजीनियस कैटेलिस्ट का होता है और फाइब्रस फॉर्म ऑफ टाइटेनियम क्लोराइड TiCl4। ठीक है, तो TiCl4 के फॉर्म में रहेगा और हेट्रोजीनियस होगा, तो आंसर होगा डी। वाकर प्रोसेस में कौन सा कैटेलिस्ट यूज होता है। तो आंसर है PdCl2। Which is not true with respect to silicones. Silicones are resistant to heat and most of the chemicals। बिल्कुल ये वाला सही है, तो ये वाला नहीं होने वाला। उसके बाद सिलिकॉन्स आर गुड इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स। बिल्कुल ये वाला भी सही है, तो ये वाला भी नहीं होने वाला। सिलिकॉन्स कैन बी यूज एट फोमिंग एजेंट, ऐसा तो नहीं है, तो शायद ये वाला हो सकता है। उसके बाद सिलिकॉन्स हैव नॉनस्टिक प्रॉपर्टीज, ये भी सही है, मतलब ये वाला भी नहीं होगा, तो आंसर होगा यहाँ पर सी। PtCl4 2- की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी। तो देखो PtCl4 2- कुछ इस प्रकार की होगी। इसका शेप होगा स्क्वायर प्लानर, और स्क्वायर प्लानर की हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, DsP2। ठीक है, तो DsP2 होगा इसका आंसर। उसके बाद द बॉन्डिंग पैटर्न्स इन सैलिसिलाल्डिहाइड। सैलिसिलाल्डिहाइड में क्या होता है। देखो सैलिसिलाल्डिहाइड मतलब एल्डिहाइड और OH। ठीक है, एक एल्डिहाइड है और उसके ऑर्थो पे OH है, तो उसको बोलेंगे सैलिसिलाल्डिहाइड। तो इसमें कौन कौन से बॉन्ड है, कोवैलेंट बॉन्ड तो है ही यहाँ पर। ठीक है, सब में कोवैलेंट है। इसके अलावा आयनिक बॉन्ड तो नहीं है, आयनिक बॉन्ड नहीं है, मतलब ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी भी कट गया। उसके बाद हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटरमोलिकुलर होगी या फिर इंट्रामोलिकुलर। तो देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पर ये वाली होगी इस H और O में, इसको हम बोलेंगे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद इन द सेम मॉलिक्यूल हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47, फ्रीक्वेंसी एंड वेव नंबर एसोसिएटेड विथ IR रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 10 माइक्रोमीटर। देखो वेवलेंथ जो है वो है 10 × 10⁻⁻6 मीटर। वेव नंबर निकालना है और फ्रीक्वेंसी निकालना है, तो इसको हम लिख सकते हैं 10⁻⁻5 मीटर हम लिख सकते हैं। अच्छा, तो वेव नंबर क्या होता है। वेव नंबर होता है इनवर्स ऑफ वेवलेंथ 1/λ, यानी 1/10⁻⁻5 मीटर। मतलब ये कि 10⁵ मीटर, जो कि होगा हमारा लैम्डा यानी वेवलेंथ, वेव नंबर। ठीक है, 1/λ यानी वेव नंबर होगा ये। उसके बाद फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। अच्छा, तो फ्रीक्वेंसी कितनी होगी।
तो हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी इक्वल टू v इक्वल टू एफ लैम्डा। ठीक है, तो एफ इक्वल टू वी बाय लैम्डा। वी यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ लाइट है, सी बाय लैम्डा। तो फ्रीक्वेंसी होगी 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय लैम्डा, जो कि होगा 10⁻⁻⁵, मतलब 3 × 10⁻13 मीटर। तो यहाँ पर ऑप्शन गलत दिया गया है, 10⁻⁻⁵ नहीं, +5 होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। यहाँ पर मीटर इनवर्स है। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 48 में which of the following radiations can cause changes in electronic energy levels within molecules? अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल में कौन चेंजेस कर सकता है? आंसर होगा यूवी विजिबल, यूवी भी और विजिबल रेडिएशन भी। अच्छा, उसके बाद लैम्डा मैक्स पूछा है इस मॉलिक्यूल के लिए। चलो ठीक है, इसके लिए लैम्डा मैक्स निकालते हैं। सबसे पहले तो ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन सिस्टम है। ठीक है, कीटोन है, ये वाला कीटोन है, इसका अल्फा पोजीशन बीटा पोजीशन, तो अल्फा बीटा पे ये डबल बॉन्ड है, तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन, इसकी बेस वैल्यू होती है 215 नैनोमीटर। उसके बाद अल्फा पोजीशन पे यहाँ पर एक मिथाइल ग्रुप है, तो इसके लिए 10। बीटा पोजीशन पे यहाँ पर एक मिथाइल ग्रुप है, उसके लिए 12। तो कुल कितने होंगे? 215 + 10 + 12 237, 237 नैनोमीटर होगा आंसर। मोलर ऑब्जर्वेटिविटी की यूनिट क्या होती है? देखो, हमें पता है कि बियर्स-लैम्बर्ट्स लॉ क्या होता है। ऑब्जर्वेंस इक्वल टू ECL। ठीक है, तो मोलर ऑब्जर्वेटिबिलिटी यानी जो E है उसकी यूनिट होगी A/CL। तो A की कोई यूनिट नहीं होती, यूनिटलेस है, तो 1/CL। C मतलब कॉन्सेंट्रेशन, उसकी यूनिट है मोल्स पर लीटर, और लेंथ की यूनिट है सेंटीमीटर। तो इसकी यूनिट हो जाएगी कितनी? मोल इनवर्स लीटर, मोल इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, जो कि मैच करेगा ऑप्शन नंबर सी से, तो ये होगी आंसर। Which of the following is true with respect to IR of CO2? CO2 में एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग होती है, और बेंडिंग मोड जो होती है वो सभी IR एक्टिव होते हैं, तो ये होगा आंसर। उसके बाद सिलेक्शन रूल ऑफ ऑब्जर्विंग वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल ट्रांजिशन। तो वाइब्रेशनल ट्रांजिशन जो है होता है उसमें V इक्वल टू del V ±1 होता है, ये होगा आंसर। उसके बाद स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, स्ट्रेचिंग एब्जॉर्प्शन ऑफ फॉर्माल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड ऑन एसीटोन। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ CO बॉन्ड पूछा है। ठीक है, देखो, फॉर्माल्डिहाइड हम बनाते हैं कुछ इस तरीके से, फॉर्माल्डिहाइड, ये है एसिटाल्डिहाइड, और उसके बाद ये है हमारा एसीटोन। पूछा है कि CO बॉन्ड की फ्रीक्वेंसी, तो हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है K, यानी बॉन्ड स्ट्रेंथ से। ठीक है, जिसकी बॉन्ड सबसे ज़्यादा मजबूत होगी CO बॉन्ड, उसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, है ना। अब देखो, ये CH है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है,
ये दो CH3 दोनों ही इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। डोनेट करेंगे तो इस पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी इस कार्बन पे, तो वो क्या चाहेगा कि अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इस ऑक्सीजन पे शिफ्ट करना चाहेगा। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन पे शिफ्ट होगी तो चांसेस है कि C+ और O- बॉन्ड बनेगा, तो मोस्ट लाइकली ये सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर अटेन करेगा। और वही सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर इस एसीटोन के केस में ज़्यादा होगा, क्योंकि ये जो CH3 है ये दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं इस कार्बन को, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी, तो ये कोशिश करेगा कि ये बॉन्ड यहाँ पर टूटे, O के ऊपर नेगेटिव चार्ज है उसकी कोशिश करेगा, क्योंकि कार्बन पे तो ज़्यादा नेगेटिव चार्ज हो गया, तो वो कोशिश करेगा ऑक्सीजन को देने की। तो ये टेंडेंसी सबसे ज़्यादा होगी किस में, एसीटोन में, उसके बाद इसमें एसिटाल्डिहाइड में, उसके बाद फॉर्माल्डिहाइड में। तो सबसे कमज़ोर बॉन्ड होगा इसमें एसीटोन में, उसके बाद एसिटाल्डिहाइड, उसके बाद फॉर्माल्डिहाइड, यानी फॉर्माल्डिहाइड 1, उसके बाद 2 ये, उसके बाद 3 बॉन्ड स्ट्रेंथ में। तो आंसर होगा ये C। उसके बाद कंपैरेटिवली स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। सी हाइड्रोक्सिल ग्रुप, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हाइड्रोक्सिल ग्रुप और इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हाइड्रोक्सिल ग्रुप। 3 इंटर और इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी के ऑर्डर क्या होंगे? तो आंसर होगा ये 3 की सबसे ज़्यादा, उसके बाद इंट्रा, उसके बाद इंटर। NMR involves transition between dash energy levels and dash energy is required for the transition। NMR में न्यूक्लियर स्पिन एनर्जी लेवल के बीच में ट्रांजिशन होता है और रेडियो वेव चाहिए होती है, यानी रेडियो फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है, तो आंसर होगा डी। गायरो मैग्नेटिक रेशियो क्या होता है? गायरो मैग्नेटिक रेशियो होता है म्यू और आई के बीच में रेशियो, जहाँ पर म्यू होता है न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट और आई होता है न्यूक्लियर एंगुलर मोमेंटम। तो आंसर होगा बी। एल्डिहाइड प्रोटॉन की केमिकल शिफ्ट कितनी होगी? तो उसकी होगी 9 से 10। मिथाइल एसीटेट में प्रोटॉन कहाँ कहाँ पे केमिकल शिफ्ट दिखाएगा? देखो, मिथाइल एसीटेट में CH3 COO CH3, ठीक है। सबसे पहले तो ये देखो, ये वाली जो है इसकी केमिकल शिफ्ट 4 से 3.5 के बीच आएगी, ठीक है, 3.5 से 4 के बीच में आएगी। और ये जो कार्बन है इसकी केमिकल शिफ्ट जो है इस प्रोटॉन की केमिकल शिफ्ट लगभग 2 के आसपास आएगी। तो आंसर होगा ये ए। क्वेश्चन नंबर 59, which of the following statements is true? Base peak corresponds to fragment of the molecule। ये होगा सही आंसर। Mass spectra of 1-decanol through chemical ionization results in base peak at m/e equals to, आंसर 158 होगा। वो इसलिए क्योंकि देखो डेकानॉल यानी C10H, C10H कितना होगा? हाइड्रोजन 20 CnH2n+2। अच्छा, हाइड्रोजन 2n मतलब 2022। अच्छा, मतलब 21OH। ओके, तो ये होगा इसका फॉर्मूला डेकानॉल का। इसका मास कितना होगा? 120 प्लस 21 प्लस 1 प्लस 16 इक्वल्स टू 17, 21 कितने होंगे? 38। अच्छा, 158। तो इसी पे उसकी बेस वीक आएगी। तो ये होगा हमारा आंसर 158।
आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में।